कोई भी एग्जाम है, चाहे वो लीगल ऑफिसर का है, जुडिशरी का कोई भी एग्जाम है, तो मेन बात है कि जो सिलेबस होता है, जितनी भी चीज़ें आपको वो सब की सब कवर करके रखनी चाहिए। हमारा जो पीएलए है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पे है, हमारे पूरे पैन नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं, 11-12 सेंटर्स में हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा। यहीं पे आप देखो आउटरम लाइंस में है, जीटीबी नगर में है, विराट भवन में है। उसके अलावा हमने सोनीपत में भी हमारा सेंटर है, ओपी जिंदल जो है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी है, यूनिवर्सिटी कैंपस पे ही है। और शारदा यूनिवर्सिटी के साथ अभी रिसेंटली कोलैब किया है हमारे डायरेक्टर सर ने। 5 स्टेज जो इंसान पार कर रहा है, देखो जुडिशरी में आईएएस में तो 3 ही होती है, हमारे यहाँ तो फिर भी 5 है। तो जो 5 स्टेज पार करके आ रहा है ना, आप सोच सकते हो कि वो किस लेवल का टीचर होगा। इतना तो शायद गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी नहीं होता, वहाँ भी एक नेट देना होता है। अच्छा। तो यही कारण है इतना जो रिजल्ट दे रहा है पहुजा लॉ अकेडमी बेहतर से बेहतर। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पहुजा लॉ अकेडमी से जो यहाँ पर कैंडिडेट आए हैं, पंजाब लीगल ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट हुए हैं। पूरी रणनीति के बारे में जानकारी होने वाली है कि आखिरकार इस एग्जाम के लिए कैसी तैयारी की जाती है और क्या क्या रणनीति होनी चाहिए और इन्होंने कहाँ से कोचिंग ली, कैसा पढ़ाई की है, पूरी तैयारी के दौरान क्या क्या हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये हैं जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं पंजाब लीगल ऑफिसर के तौर पे, तो पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से होगी। हाँ जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, क्या रणनीति थी आपको तैयारी के दौरान, क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए इसके लिए और कैसे आपने तैयारी की? जी सर, कोई भी एग्जाम है, चाहे वो लीगल ऑफिसर का है, जुडिशरी का कोई भी एग्जाम है, तो मेन बात है कि जो सिलेबस होता है, जितनी भी चीज़ें आपको वो सब की सब कवर करके रखनी चाहिए। जैसे इस पेपर में लॉ भी लीगल का पोर्शन था, लॉजिकल रीजनिंग थी, मैथ्स थी, इंग्लिश भी थी और पंजाबी का सब्जेक्ट भी था। तो ये 4-5 चीज़ें थी इस पेपर में। सो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि लॉ वाले एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं कि बाद में देख लेंगे या समय पे देख लेंगे या रहने देंगे या कुछ भी तुक्के मार देंगे। तो वैसे करके कोई भी एग्जाम आपका क्वालिफाई नहीं हो पाता है। सो इस पेपर के लिए, खास करके हर एक पेपर के लिए हमेशा एक मोटिव होना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें आ रही हैं पेपर में, सिलेबस को सबको बराबर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए आपको। चाहे एक सवाल आ रहा है उस चीज़ का, लेकिन उसके लिए भी अच्छे से पढ़ के जाएं। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, मान लो एक सवाल जो हम पढ़ के नहीं गए हैं वो आसान आ गया, और जो चीज़ें हम पढ़ के गए हैं वो अगर डिफिकल्ट आ गई तो हमसे वो डिफिकल्ट वाली सॉल्व नहीं हो पाती और आसान वाली हम पढ़ के नहीं जाते हैं। इसलिए सब चीज़ों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कितना रोल होता है, जैसे कि हमारे फैकल्टी हैं, इनसे बात करते हैं। फैकल्टी हैं पहुजा लॉ अकेडमी से, जानते हैं कि आखिरकार क्या तैयारी कैसे करना चाहिए कि एस्पिरेंट यहाँ पे आते हैं, क्या क्या यहाँ से प्रोवाइड होता है और इनकी क्या एक ड्यूटी बनती है एक एस्पिरेंट के साथ में, क्या क्या यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहली बात तो पहुजा लॉ अकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे यहाँ विजिट करने के लिए थैंक यू। देखिए, पहुजा लॉ अकेडमी में जो भी बच्चे आते हैं, वो पहली बात तो वो बच्चे आते हैं जो बिल्कुल फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं, मतलब बिल्कुल एक जो बच्चे जिन्हें स्क्रैच से हमें सिखानी होती हैं चीज़ें। अब वो बच्चे आते हैं जिन्हें बहुत कुछ नहीं आती चीज़ें, या आती हैं तो बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं चीज़ों को लेके। हमारे यहाँ एक्सपर्ट टीचर्स की एक पूरी टीम है जिसमें 14-15 टीचर्स हैं। वो सारे ही टीचर्स 15-20 साल एक्सपीरियंस वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई भी टीचर आ रहा हो तो मतलब किसी को भी हम रख लेते हैं, या फिर कोई भी आया हमने इंटरव्यू लिया और रख लिया, ऐसा नहीं है। जो टीचर ऑलरेडी काफ़ी सालों से वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मान लो कॉन्ट्रैक्ट है या मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ा चुके हैं, या जिन्होंने उसमें LLB किया है, मास्टर्स किया है, उसके बाद PhD किया है, उन्हीं लोगों को हम पहली बात तो रखते हैं। अब वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, या चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करता हूँ, बहुत बड़ा एक्ट है। अब उसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, किसे पता होगा? ये उसे पता होगा जो ऑलरेडी बहुत सालों से पढ़ा रहा है, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर एनालाइज कर चुका है और अपने सामने बच्चों की गलतियों से सीख चुका है बहुत कुछ। क्योंकि एक टीचर जो हर साल कम से कम 800-700 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसे पता होता है कि भाई कौन बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, क्या क्या उसकी गलतियां हैं, तो वो आने वाले अगले बैच में उस चीज़ को, उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करता है। तो एक तो ये चीज़ रहती है। दूसरी चीज़ है, हमारे यहाँ की ना जो मटेरियल आपको दिया जाता है वो बहुत अच्छा है। इसमें देखो, एक तो बुलेट नोट्स होते हैं हमारे। अब जो बच्चा बाहर से पढ़ रहा है या सेल्फ स्टडी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी करना बुरा है, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको पता नहीं होता है कि चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। आप एक साथ 100 किताब इकट्ठी करके ले आओ, या आपने 50 किताब इकट्ठी कर ली, आपको पता ही नहीं क्या पढ़ना है। आप पढ़ रहे हो उन 50 किताबों में से सब कुछ आपने पजल कर लिया, फिर आप पेपर में जाके कुछ लिख नहीं पाते हो। अब उसके लिए क्या है, हमारे पास होते हैं बुलेट नोट्स। बुलेट नोट्स हमारे कंसाइज फॉर्म में होते हैं, जो बुलेट की फॉर्म में दिए होते हैं। अब वो बुलेट नोट्स एक्सपर्ट टीम ने बनाए हैं, टीचर्स की गाइडेंस में बने होते हैं, तो हमें पता है कहाँ से पूछते हैं, और जो आपसे पूछा जाएगा पेपर में वो बुलेट नोट्स में होता है। टॉपिक वाइज होते हैं। अब उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि जब आपको टीचर ने टॉपिक पढ़ाया क्लास में, आप उन बुलेट नोट से रिवाइज करोगे घर जाके, और कल जो पढ़ाया जाएगा वो आप एक दिन पहले पढ़ के आ सकते हो। तो आप जब एक दिन पहले पढ़ के आओगे तो क्लास में आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। उसके अलावा हम लेटेस्ट और लैंडमार्क केस लॉस की बुकलेट देते हैं। उसके अलावा हम प्रीलिम्स और मेंस की क्वेश्चन बुकलेट देते हैं हर सब्जेक्ट में। देखो, CPC एक सब्जेक्ट है लॉ का, तो CPC में जो हमारी क्वेश्चन बुकलेट है उसमें कम से कम 10,000 प्री के क्वेश्चन हैं और 1-1,500 के आसपास मेंस के क्वेश्चन हैं। तो अब जो बच्चा CPC में टॉपिक वाइज 10,000 क्वेश्चन लगा के जा रहा है प्री के, तो CPC उससे बाहर क्या पूछेगा?
मुझे तो नहीं लगता उसके बाहर कुछ पूछ सकता है। या मेंस में जो बच्चा 1 साल 1.5 साल की तैयारी में 1,500 क्वेश्चंस मेंस के लिख रहा है आंसर और यहाँ चेक करा रहा है हमारे टीचर से, मुझे नहीं लगता उसके बाहर कुछ आएगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। उसके अलावा हम यहाँ पे रेगुलर टेस्ट लेते हैं। रेगुलर टेस्ट के साथ साथ देखो, रेगुलर टेस्ट तो मतलब मंडे टू मंडे हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं, लेकिन एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज होती है। उस टेस्ट सीरीज में क्या है, आपके जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टीज हैं, रिस्पेक्टिव फैकल्टीज, वो आपके पेपर चेक करती हैं, आपको फीडबैक देते हैं कि आपके आंसर में क्या कमी है, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो हर तरह की गाइडेंस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। आपका मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू गाइडेंस हम कराते हैं। आप यहाँ पे 10-12 इंटरव्यू दो, इंटरव्यू की एक बुकलेट भी मिलती है, आपको कैसे अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट करना है, आपको क्या क्या चीज़ें बोलनी है, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कई बार ऐसा हुआ है हमारे टीचर्स ने मॉक इंटरव्यू में जो चीज़ें बोली हैं, बच्चों से पूछी हैं कि ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, वो सवाल इंटरव्यू में पूछ लिया गया है। इतना भी एक्सपीरियंस से टीचर्स हमारे यहाँ तक अटेन कर चुके हैं एक्सपीरियंस कि उन्हें पता होता है कि क्या पूछने वाले हैं। फैकल्टी का जो एक्सपीरियंस है कितना है यहाँ पे, लगभग कितनी एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पे? देखिए, एक्सपीरियंस का कोई पैरामीटर नहीं है हमारे यहाँ पे ना। जब भी कोई फैकल्टी हायर किया जाता है ना, उसके 5-6 लेवल्स बनाई हुई हैं टेस्ट के। फैकल्टी आएगी, रिटन टेस्ट होता है, प्रीलिम्स का, मेंस का टेस्ट होता है। फैकल्टी को खुद मेंस के क्वेश्चन ड्राफ्ट करने होते हैं, आंसर लिखने होते हैं। दोनों टेस्ट पास होने के बाद फिर आपका एक जजमेंट राइटिंग का टेस्ट होता है। उसके बाद आपको एक राइट अप लिखना होता है किसी टॉपिक पे, लाइक एन एसे और आर्टिकल की तरह, आपको एडिटोरियल की तरह लिखना होता है। ये 4 स्टेजेस पार होने के बाद आपका डेमो होता है, जो कि सीनियर फैकल्टीज लेती हैं। क्लास में आपका डेमो होगा, सीनियर फैकल्टीज लेंगी, और तब अगर आप ये 5 स्टेजेस क्रॉस करते हो, तब आपको यहाँ पे एज अ फैकल्टी यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद लगता है धीरे धीरे तो आपको सब्जेक्ट्स भी अलॉट किए जाते हैं। अब ये 5 स्टेज जो इंसान पार कर रहा है, देखो जुडिशरी में, IAS में तो 3 नहीं होती, हमारे यहाँ तो फिर भी 5 हैं। तो जो 5 स्टेज पार करके आ रहा है ना, आप सोच सकते हो कि वो किस लेवल का टीचर होगा। इतना तो शायद गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी नहीं होता, वहाँ भी एक नेट देना होता है। तो यही कारण है इतना जो रिजल्ट दे रहा है पहुजा लॉ अकेडमी, बेहतर से बेहतर जो अभी देखने को मिल रहा है। इतने रिजल्ट, बहुत सारे बच्चे भी प्रभावित हैं देख के कि आखिरकार, और बहुत सारे बच्चों से बात की मैंने जब पहुजा लॉ अकेडमी के बारे में, यही सर्च करते हैं कि आखिरकार कहाँ है, तो उनको ये पता होना चाहिए बहुत सारे बच्चों को कि ये विराट भवन यहाँ पे हेड ऑफिस है मुखर्जी नगर में, और इनके ब्रांच भी हैं, जैसे कि GTB नगर पर भी है और मुखर्जी नगर में भी। हाँ सर, तो ये बताइए कब आपने ज्वाइन किया था PLA को, और कब से यहाँ से जुड़े थे आप? जी सर, मेरा पेपर जुलाई में था, ये स्केड्यूल था, तो इस पेपर की डेट मार्च में आई थी। तो उस टाइम पे मैं वैसे पहले खुद से पढ़ रहा था, मुझे टेस्ट सीरीज की जरूरत थी मेनली, तो प्रैक्टिस करने के लिए, और जो बाकी चीज़ों के नोट्स थे उन चीज़ों की जरूरत थी। तो मैंने मार्च अप्रैल में PLA को कॉन्टैक्ट किया था इसकी टेस्ट सीरीज के लिए। तो तब मैंने ज्वाइन किया था। 2 महीने 2-2.5 महीने टेस्ट सीरीज चली थी इसकी प्रॉपरली। पहले तो सब्जेक्ट वाइज चली थी, लॉ की अलग से, मैथ्स की अलग से, लॉजिकल के अलग से, और जब पेपर था जुलाई में, उस टाइम पे पूरे फुल लेंथ मॉक हुए थे इसके 4-5। अच्छा, कितना उससे आपको सीखने को मिला और क्या प्रभाव पड़ा था पहले और उसके बाद क्या अंतर देखा? सब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है प्रैक्टिस से। एक तो होता है कि हम चीज़ें पढ़ते रहते हैं, जब तक हम उन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनका कोई वर्थ नहीं निकलेगा। तो पेपर देने से, टेस्ट देने से मुझे ये पता लगा कि ठीक है, ये चीज़ें मुझे आती हैं, लेकिन क्या मैं उनका आंसर कर पा रहा हूँ नहीं, या कॉन्सेप्ट मुझे आते हैं, लेकिन जब वो क्वेश्चन फॉर्म में आ रहे हैं, क्या मैं उनका जवाब दे पा रहा हूँ नहीं। तो जो पहले टेस्ट दिए थे उनमें थोड़े कम मार्क्स आए, विद टाइम वो इंप्रूव होता गया। और जो मार्क्स आए थे उनमें अच्छे मार्क्स आने लग गए। तो उससे पेपर से पहले अच्छा कॉन्फिडेंस बन गया था। जब कभी डाउट होता था तो उसको डाउट को क्लियर किया जाता था? बिल्कुल सर, बिल्कुल, जैसे सर ने बोला है जी, जैसे यहाँ के टीचर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, उसके बावजूद भी अगर मुझे किसी सब्जेक्ट में डाउट था, तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते थे। जब उनकी क्लास नहीं है, उनके ऑफिस में जाके कोई भी डाउट होता था, क्लैरिफिकेशन हम मांग लेते थे, वैसे हंस के जवाब देते थे बहुत अच्छे से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं पंजाब लीगल ऑफिसर के तौर पे या जुडिशरी के तौर पे, तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज रहेगा और क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? सर, जो सबसे ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा किसी भी एस्पिरेंट को, चाहे वो कैसी भी तैयारी करे, जुडिशरी की या किसी भी लॉ के पेपर की, सबसे मेन बात है आप कभी गिव अप मत कीजिए। अपनी गलतियों से सीखिए, उनको अगले पेपर में इंप्रूव करिए, और धीरे धीरे आपको सफलता मिल जाएगी। 1 साल में, 2 साल में, कभी ना कभी आपको सफलता मिल जाएगी। आप अपना काम करते रहिए इज्जत से, बस डेडिकेशन से हार्डवर्क करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी कभी ना कभी। जी सर, आपका क्या मैसेज रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैसेज मेरा यही रहेगा सभी एस्पिरेंट्स को कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो बहुत सिंसियरली तैयारी करें। देखो, आप सबसे झूठ बोल सकते हो, टीचर से बोल सकते हो, पेरेंट्स से बोल सकते हो, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो हमेशा जो इंसान अपने साथ ऑनेस्ट रहेगा ना, वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। जैसे आशन है, आशन का आप इंटरव्यू ले रहे हो, आशन बहुत शुरुआत से खुद के साथ ऑनेस्ट था। जब वो यहाँ टेस्ट सीरीज दे रहा था तब भी ऑनेस्ट था, उसके बाद उसने टेस्ट सीरीज के बाद काफ़ी सारे क्रैश कोर्स की, तब भी ऑनेस्टी थी। उसको पता था मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, उसको ये भी पता था कि अगर मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ तो मुझे टीचर से वो चीज़ पूछनी है, मुझे वो डाउट क्लियर करने हैं। तो हर इंसान को अपना पता होता है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो अगर आप अपने साथ ऑनेस्ट है ना, और आप अपनी गलतियों से सीखते हो, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ऑनेस्टली होना चाहिए खुद के साथ ऑनेस्टी सबसे जरूरी है। देखो, दुनिया को तो आप पागल बना लोगे, खुद को कैसे बनाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि आज हमने जो बात की पंजाब लीगल ऑफिसर के तौर पर, इनका
सिलेक्शन हुआ है सर का, और फैकल्टी हमारे साथ थी। दोनों की बातचीत आपने सुनी होगी। पहुजा लॉ अकेडमी किस प्रकार से बेहतर रिजल्ट दे रहा है और लाखों बच्चों का फ्यूचर भी बना रहा है। पूरे भारत में पहुजा लॉ अकेडमी का सिर्फ नाम जाना जाता है तो रिजल्ट के तौर पर और यहाँ की फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए जाने के तौर पर, जिसके कारण हजारों बच्चों ने यहाँ से सफलता पाई है। हमारा उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर जानकारी दें आप। हमारा जो पीएलए है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पे है, हमारे पूरे पैन नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे सेंटर्स हैं, 11-12 सेंटर्स में हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा। यहीं पे आप देखो आउटरम लाइंस में है, जीटीबी नगर में है, विराट भवन में है। उसके अलावा हमने सोनीपत में भी हमारा सेंटर है। ओपी जिंदल जो है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी है। यूनिवर्सिटी कैंपस पे ही है। और शारदा यूनिवर्सिटी के साथ अभी रिसेंटली कोलैब किया है हमारे डायरेक्टर सर ने। तो वहाँ पे भी ग्रेटर नोएडा में भी अब एक हमारा सेंटर चलता है उन्हीं की कैंपस में। अब देखो जो बच्चा ओपी जिंदल लॉ स्कूल में जा रहा है वो ऑलरेडी पूरे कोर्स की 50-60 लाख के आसपास फीस दे रहा होगा। तो जो इतनी फीस दे सकता है वो तो कहीं भी जा सकता है दुनिया में, देश में पढ़ने के लिए, लेकिन वो हमें क्यों चूज कर रहा है? क्योंकि उसको क्वालिटी मिल रही है ना भाई। बिल्कुल। अगर क्वालिटी नहीं देंगे तो इतनी हाई पेइंग कैपेसिटी वाले लोग क्यों आएंगे? बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स आते हैं क्योंकि उनको मिलती है क्वालिटी, यहाँ पे सारी चीजें मिलती हैं। रिजल्ट्स बोलते हैं, देखो पीएलए के रिजल्ट्स बोलते हैं सर। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब यहाँ पे कोई मतलब वो कर रहा हूँ बहुत ज्यादा या ब्रैगिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आप खुद देख सकते हो, आप वेबसाइट खोलो पीएलए की, गूगल पे आपको रिजल्ट दिखेंगे, उस पर बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। और यूट्यूब चैनल भी है हमारा खुद का, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, बच्चों के इंटरव्यू मिलेंगे जिन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ कैसे मतलब पढ़ाया जाता है। जी। तो दोस्तों यही थी जानकारी, और जानकारी का उद्देश्य ये था कि आप लोगों को उन चीज़ों से रूबरू करवाएं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी होती है। इसी प्रकार की हम जानकारी देते रहते हैं। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।